इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 युवक डूबे। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, एक की हालत गंभीर। गर्लफ्रेंड की शादी तय होने पर नाराज प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। और शौच के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शौच करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। यह घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव की है। मृतक शव की पहचान 22 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि चिमनी भट्टे के गड्ढे के समीप चंदन शौच करने के लिए गया। उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। लोगों को बचाव करने को लेकर आवाज़ भी लगाई, लेकिन जब तक मजदूर पहुंचते उससे पहले गहरे पानी में डूब गया। मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई, जिसके बाद अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने खोजबीन को लेकर गोताखोर को लगाया। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू नहीं करवाई गई। सुबह होते ही खोजबीन शुरू कर दिया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद शव बरामद कर ली गई है। पुलिस प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पैर फिसल गया, मैदान करने गया था, पैर फिसल गया, उसके कारण पानी में चला गया। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? कुछ नहीं, हम देख रहे थे वो डूब रहा था, हम बचाने गए पर वो नहीं बचा, हम भी उसमें। तो कैसे निकाला गया लाश? लाश पुलिस आया है, उसको निकाला। NDRF की टीम भी आया है निकालने वाला आया था, निकाला है। ग्राम आसमानपुर में एक हादसा हो गया है। यहाँ का चंदन कुमार था जो मजदूरी करता था बाहर में। वो कल शाम को शौच के लिए गया था आसमानपुर भट्टा में, जहाँ पैर फिसलने से वो डूब गया। और बड़ी मकसद के बाद NDRF की टीम आया, प्रशासन आया, तो उसकी आज लाश मिली है। पुलिस ने पंचनामा बना करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और हम लोग यही प्रशासन से मांग करते हैं जो महादलित है उनको सरकार के द्वारा जो लाभ मिलता है वो दिया जाए। मुजफ्फरपुर में बुधवार को सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट पर विसर्जन के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 4 युवक डूब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। करीब 10 छात्र मूर्ति के साथ पानी में उतरे, जिनमें से 6 सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन 4 लड़के तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे। गनीमत रही कि मौके पर SDRF की टीम मौजूद थी, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए चारों को पानी से बाहर निकाल लिया। हालांकि डूबने वालों में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान समस्तीपुर जिले के अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। वह शहर के एक प्राइवेट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस और एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि सभी युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। इलाजरत है। हाँ वो मूर्ति विसर्जन के क्रम में उस सदातपुर किसी हॉस्टल में, हाँ सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय है, उसी के किसी हॉस्टल में वो लड़का रहता था। अच्छा। और वो मूर्ति विसर्जन के क्रम में थोड़ी लापरवाही हुई, डूब गया। लापरवाही के कारण पहचान हुई है युवक का? उसका अभिषेक कुमार नाम बताया जा रहा है, वो समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का हॉस्टल में रहता था। हाँ हॉस्टल में। अच्छा, यहाँ आ गई है। हाँ। अभी तक तो नहीं थी। अच्छा। और घटना के बाद एसडीएम पक्ष भी आई है। घटना स्वाभाविक है, घटना के बाद उनको जानकारी हुई है तो वो आई है। अभी हमें भी जानकारी मिली है कि संगम घाट के पास सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन में 4 लोगों के पानी में डूबने की बात आई थी, जिन्हें गोताखोर के द्वारा 3 लोगों को निकाल लिया गया है। एक की स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी तो उन्हें अभी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। और जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये काटी थाना क्षेत्र के शदादपुर जगह से प्रतिमा विसर्जित करने आए थे और संगम घाट में एक जगह थी जहाँ पे इन लोगों ने विसर्जन करने का प्रयास किया, जिसमें ये लोग डूबने लगे थे। मुजफ्फरपुर में एक युवक को जब उसका प्यार नहीं मिला तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड की ही सुपारी देकर हत्या करने की साजिश रच डाली। लेकिन इस प्लानिंग से पहले ही आरोपी प्रेमी और उसका दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो गई तो प्यार में पागल प्रेमी बाइक से अपने दोस्तों के साथ हथियार लहराते हुए अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। प्रेमिका और उसके होने वाले पति को जान से मारने की धमकी दे ही रहा था कि पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को धर दबोच लिया और उनके पास से हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि तीनों बदमाश देखते ही रह गए। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रघई गांव के ही रहने वाले भोला कुमार को गांव के ही एक लड़की से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच उसे लड़की की शादी किसी और जगह तय हो गई। भोला ने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार वालों को बहुत समझाया लेकिन बात नहीं बनी। फिर भोला ने अपने दोस्त समीर और शिवम के साथ एक बाइक पर हथियार के साथ प्रेमिका के घर पहुंचा और धमकी देने लगा। इसी दौरान सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, जिसकी सुरक्षा में भारी पुलिस बल लगाए गए थे। तीनों पुलिस बल को देखकर जुलूस में शामिल हो गए। तभी थानाध्यक्ष को तीनों की संदिग्ध गतिविधि पर शक होने लगा। तत्काल तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने उनके साथ पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मोहम्मद समीर पर पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, ये 4/2/25 की घटना है और सरस्वती पूजा के बाद से जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान जब सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष अपने लोगों के साथ जुलूस नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर गए थे, तब तक उन्होंने देखा कि जुलूस में कुछ लोग कि शरारत कर रहे थे। उस दौरान चारों तरफ से घेरा गया। मनमोहन थे साथ में और भी इनके साथ अब्दुल्ला थे और भी लोग थे। तो वहाँ पर जो जुलूस में लोग थे उसमें से 3 लोग एक दिशा में निकल के भागना शुरू किए। भागने के क्रम में दबोचा गया। तब जुलूस वाले लोग ही बताए कि पुलिस के डर से ही हम लोग बुलाए नहीं हैं, ना हम लोगों के आसपास का है। ये लोग पुलिस के डर से ही अभी जुलूस में घुस गया है, जिसमें कि जो पहला लड़का मोहम्मद समीर, दूसरा भोला कुमार और तीसरा शिवम कुमार। समीर और भोला ये दोनों रघई के ही रहने वाले हैं और वो जुलूस भी रघई का ही था। और तीसरा शिवम कुमार जो हरिका मनशाही का है। ये तीनों लोग वहाँ से हम लोग दबोचे और जब उन लोगों का जांच पड़ताल किया गया तो मोहम्मद समीर के पास एक देसी पिस्टल और 2 कारतूस मिला और भोला कुमार के पास एक कट्टा और 1 कारतूस मिला और दोनों के पास से 2 मोबाइल मिला। फिर जब तीसरे लड़के से पूछताछ होने लगी, जांच की गई तो उसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल पर मैं ही इन दोनों को लेकर
स्थल तक जहाँ पर इन लोगों को कुकृत्य करना था वहाँ तक जा रहा था। तो जब पूछा गया कि कौन सा कृत्य करने जा रहे थे, तो इन्होंने बताया कि भोला कुमार की प्रेमिका है जिसकी शादी कहीं दूसरी जगह तय हो रही थी। तो ये लोग वहाँ से उसी को धमकाने जा रहे थे कि अगर दूसरी जगह शादी करती हो तो हम लोग जान मार देंगे। लेकिन बीच में वो जुलूस आ गया जिसमें कि वो लोग छिप गए, लेकिन हम लोगों ने दबोचा और उनको एक कुकृत्य करने से रोका। क्या ये लोग जुलूस की आड़ में गए थे, वहाँ पहुँचे थे लड़की वाले के? नहीं, जुलूस की आड़ में नहीं, वो जुलूस की आड़ लेकर पुलिस से बचना चाहे। ये लोग तो अपने गंतव्य स्थल को जा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही ये लोग जुलूस में अंदर घुस गए थे। डराना ही मकसद था या फिर नहीं, जैसा कि अब कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों को जैसा ये बता रहे हैं कि हम लोग उसको डराने धमकाने गए थे कि अगर वो उसकी शादी दूसरे जगह हो जाती है तो हम लोग तुमको गोली मार देंगे, और जिससे शादी होती है उसको भी मारेंगे। क्या ये बात सर? जिससे शादी होती है हाँ, उसकी भी हत्या कर देंगे, ऐसी धमकी देने ये जा रहे थे। समीर कर रहे थे? नहीं, ये भोला कुमार की प्रेमिका थी, और समीर, भोला और ये शिवम तीनों मित्र हैं। तीनों का ही सेम इंटेंशन था, उसी इंटेंशन के लिए ये लोग जा रहे थे। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? क्रिमिनल रिकॉर्ड एक मोहम्मद समीर का है जो रघई के ही रहने वाले हैं, पेशर मोहम्मद सलीम। इन पर 1 जनवरी 20 में कांटी थाने में एक लूट कांड दर्ज है। उसका कांड संख्या अभी हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन सारे चीज़ों को लेकर हम लोग 14-25 सिवाई पट्टी थाना कांड संख्या दर्ज किए हैं और इनको जेल भेजने का। रिकवर इनके पास क्या क्या है? रिकवरी जो पहला मोहम्मद समीर है उसके पास से 765 mm का एक पिस्टल और 2 कारतूस, और भोला के पास से एक देसी कट्टा और 1 कारतूस। इसके अलावा 2 मोबाइल है। 2 मोबाइल भी हम लोग उसका वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से कट्टा लाए थे, कैसे इनके पास पिस्टल आया था, वो सब कुछ हम लोग। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना इलाके में सास बहू और वो की अजब कहानी सामने आई है, जहां एक सास ने अपने ही बहू को घर से निकाल बाहर करने की पुरजोर कोशिश में लगी है। सास अपनी बहू को घर से निकालने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रही है। अब बहू ने सामने आकर सास, पति और देवर की पूरी कहानी बताई है। आरोप लगाई है, उसने बताया कि पति के साथ मिलकर मेरे दूधमुहे बच्चे को छीन लिया है। मामला यहीं तक नहीं रुका है, बल्कि सास, बहू और पति का मामला अब न्यायालय में पहुंच चुका है। इस घटना से देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुरा गांव की है। पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली अस्माउल हुस्ना की शादी 2021 में चैनपुरा निवासी सादिक रजा से हुई थी। आरोप है कि शादी के 1 साल बाद से महिला को दहेज को लेकर घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ पारिवारिक विवाद के वजह से हमको घर में बहुत प्रताड़ित करता था। मेरा हस्बैंड अय्याशबाज है, बहुत सारे लड़की के साथ उसका अफेयर है और हमको सही से देखता नहीं है। उसकी माँ भी उसमें शामिल है। उसकी माँ उसके हर गुनाह पे पर्दा डालती है और उसके साथ देती है। और मेरा बच्चा को, दूध पीता बच्चा को छीन करके ये लोग भागा हुआ है। हमने कोर्ट में कंप्लेन की, कोर्ट पहले थाना में भी किया था और उसके बाद कोर्ट में भी किए हुए हैं, लेकिन ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हम इस घर में आए थे और 29 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया कि अपने हस्बैंड के साथ जाओ। 2 महीना के बाद अगर कुछ गलत करता है और अपने बच्चे के साथ रहना गलत करता है, उसके बाद में हम इसका कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये लोग ले करके हमको आया और हमको यहाँ छोड़ करके हम बोले कि खाना खा लो, तो बोला कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, ना कुछ ला करके देंगे तुमको। और यहाँ मेरा हस्बैंड बोला और नहीं कुछ तुमको ला करके देंगे। हम बोले क्यों? तो नहीं, तुम्हारे साथ हमको रहना है। हम बोले ठीक है। उसके बाद में वो हम दोनों के एंट्री करने के बाद मेरी सास और ये सदाब जो नाम है, ये लड़का दोनों एंट्री किया घर में। और ये लोग अपना घर खोल करके, सदाब मेरा देवर है और कमरुन निशा मेरी सास है, वो घर में आई और अपना घर झाड़
बाहर की और उसमें लॉकर जो था तोड़ ताड़ क्या की नहीं की, क्या उसमें से ले करके गई हम नहीं देखे। उसके बाद में ये लोग थाना को इन्फॉर्म किया कि हमारे घर में लूटपाट हो गया है। हम बोले कि हमसे पूछिए कि हमारा सामान क्या है। हम बोले कौन सा सामान, क्योंकि जब हम आए थे घर में एंट्री किए थे तो ये ना भाग गई। थाना के परमिशन मिला हमको कि तुम चलो थाना पे, तो ये बोली क्या कि नहीं, हमको घर में नहीं घुसने दे रही थी। तो हम बोले कि क्यों नहीं घुसने देगी, मेरा भी घर है तुम्हारा भी घर है, हमको आने दो अंदर। तो नहीं आने दी। तो हम थाना में परमिशन कराए कि सर हमको घर में मेरे नहीं आने दिया जा रहा है। तो थाना बोला कि तुम्हारा घर है, तुम जा सकती हो, चाहे जैसे भी जाओ। तो हम आए घर में तो ये लोग क्या किया कि हमको नहीं आने दिया, फिर ज़बरदस्ती आए। उसी हिसाब से ये लोग हमको उस टाइम बहुत मारा पीटा। जो जसीम मास्टर गया हुआ है 10 बजे रात के घुस के मेरे घर में बहुत मारा हमको। उसी सिलसिला में गिरफ्तारी हुआ उसको और FIR हुआ थाना में, वो गया जेल और ये लोग भागा हुआ है। तब से फिर कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने भी बताया कि हाँ अपने बच्चे अपने पति के साथ रहो, लेकिन फिर ये लोग नहीं रख रहा है हमको। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम ससुराल में ही रह रहे हैं। किधर रह रहे हैं ससुराल? यही घर है मेरा ससुराल का। जी। कौन सा जगह है? देवरिया सेढ़ा, देवरिया चैनपुरा सेढ़ा। आपके पति का क्या नाम है? सादिक रजा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुराल में जिंदगी गुजर बसर करे, बस हमको न्याय मिले। मेरे ऊपर झूठा केस फंसाया जा रहा है, किसी तरह हमको इस घर से निकालने का साजिश रचा जा रहा है। अगर इस एविडेंस के लिए आप किसी को बयान लेना चाहते हैं तो गाँव वाले से आप ले सकते हैं। ऐसे चर्चा है कि आपके साथ जो है कि हत्या वगैरह करने का भी प्रयास जी किया गया है। बहुत बार किया गया है और कर भी सकता है लोग। हमको मारने की कोशिश किया जा रहा है कि तुम इस घर में नहीं रहो, हम नहीं रखेंगे। कोर्ट में जा कर के बोल रहा है लोग कि हम रखेंगे और थाने पे जाकर बोल रहा है कि हम 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। बच्चा कहाँ है, किसके पास है? बच्चा कमरुन निशा, मेरे हस्बैंड सादिक रजा और सोफिया नाज मेरे हस्बैंड का दूसरी वाइफ है। वो तीनों लेकर के भागा हुआ है। बच्चा कितने साल का? बच्चा 24 मार्च को कंटिन्यू 3 साल का हो जाएगा। शादी ऐसे ही हुई थी या दहेज वगैरह भी दिया गया? नहीं, दहेज दे करके हमारी शादी हुई थी, पूरा मुस्लिम रीति रिवाज के साथ। कितना दहेज दिया गया? मेरा दहेज लगभग 8 लाख रुपया। उसके बाद में सोने का टीका, नथिया, उसके बाद में मतलब जितना जेवर था मेरे मायके से मिला हुआ है। ये लोग कुछ लेकर के नहीं गया था। जो जेवर जो चोरी का बात कहा जा रहा है, वो किसका जेवर का आरोप लग रहा है आपका? मेरा जेवर ही ये लोग लेकर के भागा हुआ है। देने के वजह से ये लोग आरोप मुझे उल्टा फंसाने के लिए लगाया जा रहा है कि हमको न देना पड़ेगा और न लड़की को रखेंगे और न कुछ। किसी प्रकार का कोई डर वगैरह भी है? जी बहुत। हम अकेले घर में रह रहे हैं। हम मेरे साथ कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। इतने बड़े घर में देख सकते हैं आप, हम इस घर में अकेले रह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अस्माउल हुस्ना हुआ। पति का? सादिक रजा। पुलिस से आपने जानकारी दे दी है? जी हम दे चुके हैं पुलिस को। पुलिस के निगरानी में, पूरे गांव वाले के निगरानी में हम इस घर में रह रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं किसी के दबाव में, सिखाने पर नहीं ना? नहीं, किसी के भी दबाव में नहीं। हम अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको हक चाहिए, न्याय चाहिए। ये मामला है कि वो मोतिहारी की रहने वाली है लड़की और यहाँ पर शादी हुआ था उसका, और शादी के बाद से वो पति उसको परित्यक्त कर दिया था और एक लड़का भी था जिसको कि पति अपने पास रखता था। तो लड़की कोर्ट में माननीय न्यायालय में गई और वहाँ पर केस की। उसके आलोक में देवरिया थानाध्यक्ष को कहा गया था कि इनको हमारे समक्ष उपस्थित करेंगे और माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि तुम अपने पति के साथ ही रहो, उसके बाद तुमको लड़का वापस हम लोग दे देंगे। इस बीच सास को रखने नहीं रखने को लेकर दिक्कत हो रही थी, तो इस पर भी हम लोग जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। सर, सास को दोनों प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ, सास को प्रताड़ित करने की बात आई थी, इसीलिए पति ने उससे अलग रहने की अपना ठाना था। लेकिन अभी जो हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से सास को भी घर में रखवा दिए हैं। अभी मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा अर्चना के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया। रूट डाइवर्ट करके भारी सुरक्षा बल के साथ मूर्ति विसर्जन को लेकर कटौझा ले जाया गया। उस दौरान तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
उपद्रवियों पर पुलिस निगरानी कर रही थी। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के भदई गांव का है। माहौल खराब होने की संभावना पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। बागमती नदी में मूर्ति विसर्जन किया जाना था। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मामला शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इलाके में लगातार गश्त कर रही है। हाँ, विसर्जन एक हथौड़ी थाना अंतर्गत भदई गांव है जो कि पितौझिया के पास है। तो वहाँ पे पहले से ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हम लोगों ने मिल बैठ करके एक दूसरा रूट बना दिया था और उसी रूट से जाने के लिए एसडीएम, सीओ, बीडीओ और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष सारे लोग थे और ये वहाँ से दूसरे रूट से जाने का था। लेकिन चूँकि ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो गया था इसलिए मैं भी प्रिकॉशनरी तरीके से मैं गया था और सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न करा लिया गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण जुलूस निकाल लिया गया। वीडियो फोटो सर जारी किया जाता ना हो तो उसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल ही वो अफवाह है, बिल्कुल ही अफवाह है और हमने कि धरातल पे कोई कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये था कि वो लोग जो मस्जिद वाला रास्ता था, रूट था, उसी से जुलूस निकाल के ले जाना चाह रहे थे और हम लोगों ने एक वैकल्पिक रूट दिया था। एसडीएम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैठकर 2 घंटे 3 घंटे दोनों पक्ष को समझौता कराए थे। तो वैकल्पिक रूट पर दोनों पक्ष तैयार हो गए थे और चूँकि मैं प्रिकॉशनरी ही वहाँ गया था, मुझे जाने का कोई औचित्य भी नहीं था, लेकिन चूँकि मैं चला गया था कि कोई अनहोनी की आशंका नहीं रहे। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। सात सूत्री मांगों के समर्थन में 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव के समर्थन में बुधवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी जुलूस यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत निकाली गई। इस दौरान एक डीलर उत्तरण धारण कर हाथ में आग का घड़ा लेकर अर्थी के आगे आगे राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे। अर्थी जुलूस सिकंदरपुर स्थित फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के कार्यालय से निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसडीपीओ पश्चिमी के कार्यालय में घुसा, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। उसके बाद यह अर्थी जुलूस यात्रा मुक्तिधाम पहुंची, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शव की प्रतिमूर्ति का दाह संस्कार किया गया। अर्थी जुलूस यात्रा का नेतृत्व कर रहे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर हैं। 16 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार या खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग पटना द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में बिहार के 55,000 जन विक्रेता हड़ताल पर हैं। देवन रजक ने कहा कि जब तक सरकार अनशनकारी अंबिका यादव से सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, तब तक बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बिहार सरकार के आदरणीय पहले लोकप्रिय नेता थे, लेकिन आज के डेट में तानाशाह, असंवेदनशील, सत्ता में चोर हमारे बिहार के
नीतीश कुमार जी का जमीन मर गया है। उनकी जमीन जगाने के लिए आज डीलरों ने उनके जुलूस, अर्थी जुलूस निकाला है और उनकी अर्थी जुलूस को हम लोग विभिन्न मार्ग से होते हुए कलवला, सैयरियागंज, समरदालय परिसर से होते हुए हम लोग इनके मुक्ति धाम में ले जाएंगे और आशा हम करेंगे कि इनकी जमीन मरे और ये आवे और डीलरों से बातचीत करें। एक आज हमारे 16वां दिन से पटना के गर्दनी बाग में हमारे नेता और हमारे 80 वर्ष के लगभग उम्र में भी अंबिका यादव के द्वारा अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये तानाशाह सरकार न अपने नीतीश कुमार गए, न विभाग के कोई व्यक्ति को वहाँ भेजे। ऐसे तानाशाह के लिए आज हम लोग जुलूस है। मांग हम लोग का है, 7 सूत्री मांगे है। पहला मांग हम लोग का था कि हम लोग के अब हमको कमीशन पर काम नहीं चलता है, इसलिए हमारी मांग दे 30,000 रुपया तय किया जाए। हमारा जो पहले अनुकंपा में 58 बरस था, उस 58 बरस पहले अब वर्तमान में कर दिया गया है। लेकिन हमारा जो पहले उम्र सीमा नहीं था, उस उम्र सीमा को भी इन लोगों ने लागू, किसको हटावे। इसके अलावा तौल कर माल को खाद्यान्न को दे। इसके अलावा हमारा है कि LIC का मामला है। हमारा मामला है कि जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को आपके उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाए। मुजफ्फरपुर न्यायालय के SJM प्रथम पूर्वी ने काजी मोहम्मदपुर के वर्तमान थानाध्यक्ष को 2 दिनों के अंदर सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। मामले के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि ऑडिटर नवनीत कुमार के द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में नवनीत कुमार के द्वारा न्यायालय के माध्यम से काजी मोहम्मदपुर थाने में 83/22 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले को लेकर नवनीत कुमार को धमकी मिलनी शुरू हो गई। मामले को लेकर नवनीत कुमार ने काजी मोहम्मदपुर थाने में सनहा दर्ज कराया था। सनहा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज नवनीत कुमार ने न्यायालय में 155-2 CRPC की धारा के तहत एक पिटीशन दाखिल किया था। इस मामले में न्यायालय ने काजी मोहम्मदपुर थाने को सनहा के आलोक में FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन नहीं करने पर न्यायालय ने 2 दिनों के अंदर काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जो करोड़ों रुपया का जो घोटाला हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। उस संबंध में एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ऑडिटर थे नवनीत कुमार। उन्होंने जो है न्यायालय के माध्यम से 156(3) में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था, जो है काजी मोहम्मद थाना कांड संख्या 83/22। उसी सिलसिले में उनको धमकी दी गई थी। उस मामले में उन्होंने एक सनहा दर्ज कराया था और सनहा दर्ज कराने के बाद उसका जो है सनहा में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी को लेकर के उन्होंने एक न्यायालय में 155(2) CRPC की धारा के तहत जो है एक पिटीशन फाइल किया था, जिस पर न्यायालय ने काजी मोहम्मदपुर थाना को उस सनहा को FIR में कन्वर्ट कर जांच करने का आदेश दिया था और उसके 11/2/23 को ये ऑर्डर फाइल किया गया था। उसके बाद कोर्ट जो है तब से रिमाइंडर भेजा जा रहा है बार बार। उसके बाद शो कॉज किया गया है। उसके बावजूद भी काजी मोहम्मद थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अंत में जो है 2 दिनों के अंदर में फिजिकली अपीयर होकर के और स्पष्टीकरण देने का आदेश माननीय न्यायालय ACGM फर्स्ट ईस्ट द्वारा जो है आज दिया गया है। ये वर्तमान थानाध्यक्ष के खिलाफ में जो है ये मामला अभी फ़िलहाल जो करोड़ों का घोटाला जो है ये अभी EOU में चल रहा है। पहले जो यहाँ दर्ज हो रहा था पुलिस कर रही थी, अब EOU में चल रहा है। 10 केंद्रीय श्रम संगठन के संयुक्त आह्वान पर बजट 2025 और 4 लेवल कोड के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन के अवसर पर बुधवार को मुजफ्फरपुर के जुब्बा सैनी पार्क से जुलूस निकाला गया, जो क्लब रोड स्थित LIC कार्यालय के गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। साथ ही बजट 2025 की प्रतियां भी जलाई गई।
इस दौरान जुलूस में मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करो, पूंजी पक्षी बजट 2025 रद्द करो, सरकारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के हवाले करना बंद करो, निजीकरण पर रोक लगाओ जैसे नारे जमकर लगाए गए। मौके पर एटक के शंभू शरण ठाकुर, मोहम्मद इदरीस, सीटू के सुंदरेश्वर साहनी, TUCC के वासुदेव पंडित, AICTU के चंद्रमोहन प्रसाद, विभाकर विमल, चंद्रभूषण तिवारी, नंदकिशोर तिवारी, प्रमोद सिंह, अजय साहनी, भूप नारायण सिंह सहित यूनियन के जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे। वो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो ये बजट 2025 जो मोदी सरकार लाई है, और ये अप्रैल में ये जैसा कहा जा रहा है कि ये भाजपा की सरकार मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड की अधिसूचना जारी करेगी। इन्हीं को लेकर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज देश भर में विरोध मार्च निकाला गया है। आज देश तरक्की की बात ये सरकार कह रही है, दुनिया की 5वीं महा आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को विकसित की श्रेणी में आने की बात कर रही है। दूसरे तरफ हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी के बल पर जो श्रम कानून बनवाए थे, श्रम अधिकार जो हासिल किए थे, जनवादी अधिकार हासिल किए थे, वो पेंशन का अधिकार, PF का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, ESI, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब जो अधिकार हासिल किए थे, जिस समय हमारा देश विकासशील था उस समय, आज विकसित श्रेणी के राष्ट्र के रूप में शामिल होने की ये तथाकथित मीडिया के द्वारा, ये मोदी सरकार के द्वारा कही जा रही है। ऐसे विकास के दौर में विकसित होने पर जो भी श्रम अधिकार छीन लिया गया है, इसी के खिलाफ ये अगर देश हमारा विकास कर रहा है तो इसका फ़ायदा मजदूर किसानों को भी मिलना चाहिए। ये आज भी जो बजट जो हमारा देश GDP है, ये GDP में किसानों का योगदान 3.5% है, और ये औद्योगिक घराना का भी, उसमें भी हमारा और सारे लोगों का बहुत कम है। तो जब एक तरफ किसान आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जान देकर जो कृषि कानून 3 रद्द करने के लिए बाध्य किए थे, उसका भी अधूरा जो कानून है उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये जो सुरजेवाल है, दिल्लीवाल आज भी है, वो धरना पर बैठे हुए हैं। दूसरे तरफ ये मोदी सरकार मजदूरों से जो भी अधिकार थी वो छीनने की माने पूरी बंदोबस्त कर दी है। इसी के खिलाफ आज विरोध मार्च निकाला जा रहा है और ये श्रम कोड रद्द करने, और ये जो बजट है जो जनपक्षीय नहीं है, पूंजी पक्षीय है, यहाँ पर रोजगार देने की बात नहीं है, महंगाई कम करने की बात नहीं है। ये इसमें जो FDI के माध्यम से FDI को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। FDI का मतलब है निजीकरण का मतलब है मजदूरों को ठेका आउटसोर्सिंग पर काम करने के लिए बाध्य करना। इसके खिलाफ ये आज प्रतिवाद मार्च है। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के स्मारक की अनदेखी पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह के सचिव अरुण कुमार शुक्ला ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जाहिर की है। अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जब मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तभी उन्होंने बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बस स्टैंड करने का आदेश जारी किया था। इसके पूर्व उनके द्वारा 27 लाख की लागत से अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा भी बैरिया गोलंबर पर लगवाई गई थी, जिसकी अनदेखी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। केवल जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर ही उनकी साफ सफाई होती है, बाकी दिनों में वहां गंदगी रहती है। आज हमने इस मामले में नगर आयुक्त सह प्रबंध निदेशक मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को ज्ञापन सौंपकर स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के प्रतिमाओं की देखरेख करने की मांग की है। आज मैं अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बस स्टैंड मुजफ्फरपुर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा कर 1 सप्ताह के अंदर नगर विकास मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी करा दी है। नगर विकास मंत्री जी ने निरीक्षण भी किया, और मैं यह बता दूं कि मई 2017 में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल का आदमकद प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी के
द्वारा ही 27 लाख का प्रतिमा बना था, जिसका देख रेख भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार कर रहा है। बस स्टैंड समिति के अध्यक्ष जिला समाहर्ता हैं और सचिव एसडीओ वेस्ट है, जो वहाँ विद्युत आपूर्ति विद्युत शुल्क भी सेक्रेटरी एसडीओ वेस्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन आदमकद प्रतिमा का देखरेख 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहादत दिवस 14 मई और जयंती 15 मई के अवसर पर ही उसका साफ सफाई एवं रंग रोगन होता है। करेगा वह भी आपके सुपरविजन में ही करेगा, इसलिए नोटिफिकेशन के अनुसार समिति का नाम भी बदला जाए, कार्यालय प्रक्रिया में चेक पर हो, बस ऑनर लोग हों, उन लोगों को निर्देशित किया जाए कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बस स्टैंड बैरिया की जगह लिख करके आगे बढ़ें तथा शहीद की स्मारक को वहीं से स्मार्ट सिटी प्रारंभ होता है और उस गोलंबर को ही सौंदर्यीकरण के अंतर्गत आज तक नहीं रखा गया है। यह निंदनीय बात है। इसलिए अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल पार्क स्थल, खुद्दीराम बोस स्मारक पार्क स्थल और सरैयागंज टावर स्थल में तनिक भी कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जो लोग मिटा रहे थे, उनकी साजिश को नाकाम कर इस सरकार में वर्तमान प्रशासन से आग्रह है कि इन शहीदों के प्रति, इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दे और भविष्य निर्माण करे। भारत माता की जय। चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर ने अपने कार्यकारिणी का निर्वाचन 2025 से 28 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। निर्वाचन पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद वर्मा ने बुधवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा रही है। 6 फरवरी को एसोसिएशन से उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची की एसोसिएशन काउंटर पर प्रस्तुति की जाएगी। 9 फरवरी को मतदाता सूची में सुधार करने के लिए फॉर्म जारी किया जाएगा। वहीं 12 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 16 और 17 फरवरी को मतदाता सूची एवं चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्म की बिक्री उपलब्ध करा दी जाएगी। 22 और 23 फरवरी को नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं 25 तारीख को नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी। छटनी के बाद फाइनल उम्मीदवारों की घोषणा 31 मार्च को की जाएगी। 13 अप्रैल को मतदान और 15 मई को मतगणना की जाएगी। 18 अप्रैल को जीते हुए उम्मीदवार को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर कार्यकारिणी का निर्वाचन 2025-28 कार्यक्रम की घोषणा। मैं त्रिलोकी प्रसाद वर्मा, निर्वाचन पदाधिकारी एसोसिएशन के से अधिकृत होकर निर्वाचन के अन्य सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से निम्नवत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर रहा हूं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा 5/2/25 बुधवार अपराह्न 3 बजे से एसोसिएशन के उपलब्ध फोटो युक्त सदस्यता मतदाता सूची को आम सदस्यों के अवलोकन और सत्यापन हेतु एसोसिएशन काउंटर पर प्रस्तुति 6/2/25 बृहस्पतिवार अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। सदस्य का अवलोकन कर सत्यापन यदि सुधार करना है तो काउंटर पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में सुधार करें ताकि नाम, जन्म तिथि, उम्र, पिता, पति का नाम और पता स्पष्ट रहे फोटो के साथ। 9/2/25 रविवार अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। नेक्स्ट, मतदाता सूची का प्रकाशन और प्रस्तुति एसोसिएशन काउंटर पर अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ मतदाता के अवलोकनार्थ प्रस्तुति आवश्यकता अनुसार संशोधन पश्चात 12/2/25 बुधवार अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। नेक्स्ट, मतदाता सूची एवं चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विहित प्रपत्र, नामांकन पत्र आदि निर्धारित दर पर बिक्री हेतु उम्मीदवार को उपलब्ध
16/2/25 बुधवार रविवार एवं 27/2/25 सोमवार 17/2/25 सोमवार अपराह्न 1 बजे से 6 बजे तक। उम्मीदवार का नामांकन 22/2/25 रविवार एवं 23/2/25 सोमवार सुबह 11 बजे पूर्वाह्न से संध्या 4 बजे तक। नामांकन की जमानत राशि एसोसिएशन के बैंक खाता में अथवा एसोसिएशन कैशियर के पास जमा करना है। बैंक की अधिकट्टी कैशियर से प्राप्त रसीद की मूल प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें। सुधार करके जो ठीक है, चलिए बोल रहे हैं आप, बोलिए। नामांकन पत्र का जांचोपरांत सही पदनाम नाम की घोषणा 25/2/25 मंगलवार अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। नेक्स्ट, उम्मीदवार का नाम वापसी 30/3/25 रविवार अपराह्न 3 से 6 बजे तक। नेक्स्ट, पदनामानुसार मतदान हेतु नाम वापसी बाद शेष उम्मीदवार के नाम की घोषणा चुनाव चिन्ह सहित अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। मतदान 13/4/2025 रविवार सुबह 8 बजे से 5 बजे संध्या तक। नेक्स्ट, मतगणना एवं पदनामानुसार चयनित नाम की घोषणा 15/5/25 मंगलवार 15/4 वहीं सुधार है 15/4 हाँ वहाँ गणना एवं पदनामानुसार चयनित नाम की घोषणा 15/4/25 मंगलवार सुबह 10 बजे से समाप्ति तक। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र वितरण 18/4/2025 शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे। द्रष्टव्य, आपात एवं अपरिहार्य स्थिति में कार्य स्थगन संशोधन किसी भी स्टेज में कभी भी किया जाने का अधिकार सुरक्षित है। नेक्स्ट, एसोसिएशन का कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले के सुदूर शहर से देहात तक तो है ही, छिटपुट अन्य जिले प्रांत देश विदेश में भी हो सकते हैं यदि इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। ऐसे स्थिति में विधि व्यवस्था सुरक्षित रखने हेतु मतदान प्रक्रिया कार्यक्रम का निर्वहन हो, इसे अनदेखी के लिए संबंधित सदस्य मतदाता परिवार एसोसिएशन स्वयं के जिम्मेदार हैं और होंगे। नेक्स्ट, मतदान कार्यक्रम तिथि समय पर एसोसिएशन परिसर में अधिकृत सदस्य ही अपने फोटो पहचान पत्र के साथ एसोसिएशन अधिकृत पदाधिकारी अथवा निर्वाचन। आप लोगों का कोई भी सुझाव है वो हमेशा वेलकम है, जहाँ तक उचित होगा मैं उसको ज़रूर निराकरण करूँगा। क्योंकि वोटरों से क्या अपील रहेगा, किस प्रकार? वोटरों से मेरा अपील है कि 100% आकर अपना मतदान करें और निष्पक्ष मतदान करें, शालीनता से शांतिपूर्ण ढंग से। बाद में जो बहुत सी अति समस्याएं जो होती है वह समस्याएं नहीं हो। एक हम लोग ऐसे जाति विशेष से हैं कि जो शिक्षा में संस्कार में अपने को हम भी पूज्य मानते हैं और लोग भी समझता है कि हाँ ये शिक्षित समाज है। तो ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारा चित्रगुप्त एसोसिएशन का जो चुनाव हो वह निश्चित रूप से एक आदर्श चुनाव हो, जहाँ किसी तरह का कोई भी बात हो तो आपस में बैठकर उसको शांतिपूर्ण ढंग से संगठन के हित में सुलझा लीजिए। चूँकि कोई मतभेद होने लगता है तो अननेसेसरी उसका बुरा असर पड़ता है। एसोसिएशन तो बना इसी के लिए ना है कि हम लोगों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। तो एकता का प्रदर्शन करेंगे, घर में यदि फूट रहेगा तब तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अपेक्षा करेंगे, मेरा अपील भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है। मैं भी यहाँ का संरक्षक हूँ। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपील है कि ज़रूर मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए और जो भी कोई आपका शिकायत हो, हमारे चुनाव संबंधी कोई शिकायत आपको यदि आवे, कहीं पर त्रुटि आवे तो आप हमको ज़रूर बताइए। हम उसको बीच में भी यदि वह रेक्टिफाई करने लायक है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन मेरी भी कोई सीमा है, उस सीमा के तहत जो होगा सो हम रेक्टिफाई करेंगे। और हम अपेक्षा यही करेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो, पिछले दफ़े जो सब चुनाव सब हुआ है देखे गए है कि माने कितना गुड फॉर नथिंग, बहुत समस्याएं भी हो गई, वह नहीं होनी चाहिए। उससे शिकायत होती है, सबकी शिकायत होती है।
अरे हम भी तो आप ही का परिवार के हैं, हम निर्वाचन पदाधिकारी के कोनो हम वो सरकार के बहाल किए हुए निर्वाचन पदाधिकारी हम नहीं ना है, हम तो आप ही लोग ने किया है। आप लोगों का कोई भी सुझाव है वो हमेशा वेलकम है, जहाँ तक उचित होगा मैं उसको ज़रूर निराकरण करूँगा। क्योंकि वोटरों से क्या अपील रहेगा, किस प्रकार? वोटरों से मेरा अपील है कि 100% आकर अपना मतदान करें और निष्पक्ष मतदान करें, शालीनता से, शांतिपूर्ण ढंग से। बाद में जो बहुत सी अति समस्याएं जो होती है वह समस्याएं नहीं हो। एक हम लोग ऐसे जाति विशेष से हैं कि जो शिक्षा में, संस्कार में अपने को हम भी पूज्य मानते हैं और लोग भी समझता है कि हाँ ये शिक्षित समाज है। तो ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारा चित्रगुप्त एसोसिएशन का जो चुनाव हो वह निश्चित रूप से एक आदर्श चुनाव हो, जहाँ किसी तरह का कोई भी बात हो तो आपस में बैठकर उसको शांतिपूर्ण ढंग से संगठन के हित में सुलझा लीजिए। चूँकि कोई मतभेद होने लगता है तो अननेसेसरी उसका बुरा असर पड़ता है। एसोसिएशन तो बना इसी के लिए ना है कि हम लोगों को अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। तो एकता का प्रदर्शन करेंगे, घर में यदि फूट रहेगा तब तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अपेक्षा करेंगे, मेरा अपील भी है, करबद्ध प्रार्थना भी है। मैं भी यहाँ का संरक्षक हूँ। तो ऐसे स्थिति में मेरा अपील है कि ज़रूर मिलजुल कर शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए और जो भी कोई आपका शिकायत हो, हमारे चुनाव संबंधी कोई शिकायत आपको यदि आवे, कहीं पर त्रुटि आवे तो आप हमको ज़रूर बताइए। हम उसको बीच में भी यदि वह रेक्टिफाई करने लायक है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन मेरी भी कोई सीमा है, उस सीमा के तहत जो होगा सो हम रेक्टिफाई करेंगे। और हम अपेक्षा यही करेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो, पिछले दफ़े जो सब चुनाव सब हुआ है देखे गए है कि माने कितना गुड फॉर नथिंग, बहुत समस्याएं भी हो गई, वह नहीं होनी चाहिए। उससे शिकायत होती है, सबकी शिकायत होती है। अरे हम भी तो आप ही का परिवार के हैं, हमने बात। मुजफ्फरपुर केदारनाथ रोड में वीणा परिषद द्वारा सरस्वती पूजनोत्सव में सनातन सेवार्थ को लेकर मां शारदे की महाआरती की गई। इसके पूर्व पंडित संजय झा उर्फ पिंटू बाबा ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां शारदे की षोडशोपचार पूजन कर भोग लगाए। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर संस्था के संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ज्ञान, बुद्धि और मंगल कामना से मां सरस्वती की आरती की गई। उन्होंने कहा कि मां शारदे हम सबों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। मां शारदे के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। इस दौरान पंडित राकेश तिवारी, पंडित रोहित पांडे, मनीष सोनी, वीणा परिषद के अध्यक्ष रवि कुमार के अलावा कई अन्य मौजूद थे। केदारनाथ रोड स्थित वीणा परिषद में सनातन सेवार्थ की ओर से मां शारदे की महाआरती की गई। उसके पूर्व आचार्य संजय झा ने विधि विधान षोडशोपचार पूजन के साथ मां शारदे की पूजा अर्चना कराई, भोग लगाया, महाआरती की गई और उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। मां शारदे हम लोगों को ज्ञान का प्रकाश देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कोई भी कार्य, चाहे वो काम कारोबार हो, चाहे वो नृत्य संगीत हो, चाहे वो गायन वादन हो, बिना मां शारदे की कृपा के असंभव है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।